अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री का स्पेशल टेस्ट 6 को कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर इसका सिलेबस आपके सामने मेंशन्ड है। आज के टेस्ट में हमने जो है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कवर किया था। जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था कि हाइड्रोकार्बन में से जो इस वीक मैंने टेस्ट लिया है वो मैंने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से लिया है। ठीक है, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक का आपका टेस्ट 7 होगा, ठीक है, उसमें से इंशाल्लाह आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी बाकी चैप्टर के साथ जो है वो इंक्लूडेड होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू जो है वो आपके पास कैटिनेशन के बारे में है। तो कैटिनेशन के प्रोसेस के बारे में बेसिकली सिंपल इसकी डेफिनेशन पूछी है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कैटिनेशन सिंपल एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की कि जिससे वो लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बना सकता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका सिंपल आपके पास डी जो है वो आंसर है कि लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनाने की जो कैपेबिलिटी है कार्बन की उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स टू एन एटम ऑफ कार्बन कैन बी बॉन्डेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ये पूछ रहा है कि कार्बन के साथ कितने जो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वो बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें कार्बन के साथ आप मैक्सिमम नंबर वो पूछ रहा है ना, तो मैक्सिमम नंबर तब ही बॉन्ड कर सकेंगे जब आपके पास सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आपके पास 4 होती है ना, आप 4 एटम्स जो है वो मैक्सिमम के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास सी यानी 4 होगा। नेक्स्ट आपके पास है, वो पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया सिंथेसिस के लिए जो है वो यूज किया था। तो इस केस में आपके पास जो आंसर है वो अमोनियम सायानेट है कि जो वोलर था आपने वोलर जिसने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज किया था, उसने बेसिकली क्या किया था कि अमोनियम सायानेट से यूरिया प्रिपेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अगेन वोलर के बारे में है जो कि फर्स्ट पर्सन था जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में। ठीक है, उससे पहले ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जो है वो नेचुरली ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वोलर ने जो है पहली दफा ये सिंथेसाइज किया था। तो उसको उसी कंपाउंड का वो नाम पूछ रहे हैं। तो अभी भी हमने डिस्कस किया कि जब उसने अमोनियम सायानेट को हीट किया तो उससे आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो बेसिकली यूरिया था। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट आपके पास पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होता स्टूडेंट्स। तो इसमें अगर ए देखें तो नाइट्रोजन तो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, आपके पास सल्फर भी होता है, क्लोरीन भी नॉर्मली होता है, लेकिन पोटाशियम जो है पोटाशियम नॉर्मली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है वो नहीं होता बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल गैस जो है आपके पास। ठीक है, उसका मेजर पोर्शन आपके पास ये आप सबको आइडिया होना चाहिए कि मीथेन जो है वो ज्यादा होती है नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन जो होता है वो आपके पास मीथेन का होता है, बाकी इन तीनों का नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है मार्च गैस के बारे में पूछा है। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी मीथेन होती है यानी कि CH4 उसको बेसिकली मार्च गैस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपके पास ए है। नेक्स्ट आपके पास है जी कि एक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसमें 11 to 12 कार्बन एटम्स है, यानी कार्बन 11 और कार्बन 12 वाले आपके पास हाइड्रोकार्बन से, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज आपको दी हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो ये आप जब देखेंगे इस बॉइलिंग पॉइंट रेंज में जो आपको आंसर मिलेगा वो बेसिकली केरोसिन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, उसमें वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है एलिफेटिक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं कि जो ओपन चेन होते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसमें बेंजीन तो ओपन चेन नहीं है। ठीक है, बेंजीन तो रिंग है ना, बेंजीन का अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से रिंग बनती है। ठीक है, उसके बाद इस तरह साइक्लोहेक्सेन है, वो भी एक रिंग है आपके पास इस तरह की। ठीक है, नेफ्थलीन की बात करूं तो वो भी आपके पास 2 रिंग्स होती हैं, बेंजीन रिंग्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास इथीन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कैटालिटिक क्रैकिंग से नॉर्मली ऑब्टेन किया जाता है। स्टूडेंट, जो गैसोलीन होता है आपका बेसिकली वो इनिशियली उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो लो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्टेन नंबर जब लो होता है तो क्या मसला होता है कि जो आपकी नॉकिंग होती है इंजन में वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि फ्यूल की प्री इग्निशन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से वो नॉक करता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि आपका जो फ्यूल है, ठीक है, जो आपका एन ऑक्टेन होता है नॉर्मली जो गैसोलीन से गैसोलीन ही उसको कहते हैं, लेकिन उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, एन ऑक्टेन को आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो जब वो स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट होता है थ्रू कैटालिटिक क्रैकिंग, तो वो आपके पास जो है गैसोलीन जो हम नॉर्मली यूज करते हैं हाई ऑक्टेन वाला वो आपके पास प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कि इसमें हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर का वो पूछ रहा है कि किसका हायर ऑक्टेन नंबर होगा। ठीक है, तो अभी मैंने डिस्कस किया कि ब्रांच चेन जो होते हैं अल्केन्स उनका जो है वो हायर होता है ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ऑक्टेन नंबर सिंपली स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें, या अगर मैं स्पेसिफिकली गैसोलीन की बात करूं तो उसमें आइसो ऑक्टेन की जो अमाउंट कह लें, परसेंटेज कह लें, तो उससे
जितनी ज्यादा वो होगी उतना ही हाई ऑक्टेन नंबर होगा और उतनी आपकी नॉकिंग जो है वो कम होगी इंजन में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आपके पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली होते तो रिंग कंपाउंड्स ही हैं, मतलब उनका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन नहीं होते, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होते, मतलब ये कि उनमें जो है बेंजीन रिंग नहीं होती, ठीक है। तो ए बेंजीन तो आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है। एसिटाइलिन तो ओपन चेन है, टॉल्यूइन भी आपके पास बेंजीन रिंग के साथ, टॉल्यूइन सिंपली आपके पास बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ आप मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो ये भी तो एक तरह का आपके पास एरोमेटिक है, ठीक है। तो आपके जो साइक्लोहेक्सेन है ना वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट उसने पूछा हुआ एरोमेटिक के बारे में स्टूडेंट्स। तो आपके पास साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेनिन में तो बेंजीन रिंग नहीं होती है, ठीक है। सिंपली आपके पास कार्बन जो है वो बॉन्डेड होते हैं, ओपन चेन नहीं होता बल्कि क्लोज चेन में कार्बन बॉन्डेड होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, ठीक है। बाकी टॉल्यूइन जो है, टॉल्यूइन का भी मैंने बताया कि ऊपर मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड होता है बेंजीन रिंग के, तो ये आपके पास जो है एरोमेटिक है। और ब्यूटेन तो ओपन चेन हो गया, ठीक है। तो टॉल्यूइन इसका आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास थायोफीन के बारे में पूछा है कि कौन सी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आपके पास रिंग में आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स आ जाएं तो उनको, और वो साइक्लिक हो यानी कि ओपन चेन ना हो बल्कि रिंग बनी हो, ठीक है, तो उसको आप हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है ना डिफरेंट। तो जब आपके पास एक कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी आ जाते हैं तो आपके पास उनको हेट्रोसाइक्लिक में क्लासिफाई किया जाता है। तो इसलिए आपका जो थायोफीन है वो आपके उसमें सल्फर आ जाता है, तो इसलिए उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एस्टर का। उसने आपके पास जनरल स्ट्रक्चर पूछा यानी कि फंक्शनल ग्रुप एक तरह का उसने आपसे पूछा है। तो इसमें आपके पास जो आंसर है स्टूडेंट्स वो बेसिकली ये बी है, क्योंकि इसमें आपके पास एक तो कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आर यानी अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन के साथ भी आपके पास अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है। अब ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये एस्टर का आपके पास जनरल जो है स्ट्रक्चर है या फिर फंक्शनल ग्रुप इसको कहते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट आपके पास वो पूछ रहा है कि कौन सा आइसोमरिज्म है जो कि ब्यूटेनल और 2 मिथाइल प्रोपेनल जो है उनमें होता है। तो स्टूडेंट्स ये ब्यूटेनल और जो 2 मिथाइल प्रोपेनल है बेसिकली इनके स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंस है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा, ठीक है। आपके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो जब उन पे रेडिएशंस को इंसिडेंट किया जाता है तो उनका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है वो रोटेट हो जाता है, ठीक है। इस तरह ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो होता है स्टूडेंट्स बेसिकली ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म आपके पास ये होता है कि वो स्पेस में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। और टाटोमरिज्म भी एक अलग चीज है, उसमें प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से जो आपका आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है। तो इस वजह से इसका जो आंसर होगा आपके पास बी यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म की उसने एग्जांपल पूछी है। तो स्टूडेंट्स पोजीशन आइसोमरिज्म बेसिकली ऐसी टाइप है जिसमें आपका जो है पोजीशन जो है सिंपली जो है वो आपकी डिफर करेगी, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन की अगर आप बात करें तो 1 ब्यूटीन में एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होगा और 2 ब्यूटीन में 2 कार्बन के बाद होगा यानी सेकंड कार्बन के बाद होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो आंसर है वो होगा आपका बी यानी कि पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल है, अगर इस तरह से भी है तो वो भी आपका एक तरह का पोजीशन आइसोमरिज्म ही है कि आपकी पोजीशन डिफर कर रही है जस्ट फंक्शनल ग्रुप की। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, तो स्टूडेंट्स जो पोजीशन आइसोमरिज्म था उसमें बेसिकली क्या था कि पोजीशन डिफर कर रही थी फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप वही था, ठीक है। इस चीज में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स जो पोजीशन आइसोमरिज्म होता है बेसिकली जिसका भी हमने बात की, पोजीशन आइसोमरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जैसे ये अल्कीन था और ये भी अल्कीन ही है, ठीक है। सिर्फ उसकी पोजीशन डिफर कर रही है, डिफरेंस है पोजीशन का। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है उसमें आपका इंटायर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आपके पास आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आपके पास होगा बेसिकली प्रोपेनोइक एसिड और आपके पास मिथाइल एसिटेट, ठीक है। इन में आपके पास जो है फंक्शनल ग्रुप का आपके पास जो है वो डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसमें कौन सा जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को आप बेसिकली ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कहते हैं। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म स्टूडेंट्स एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि आपके जो ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं उनमें स्पेस में जो है बेसिकली उनका डिफरेंस होता है। यानी एक अगर मैं सिस की बात करूं तो सिस में आपके पास सिमिलर ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं, जबकि आपके पास जो ट्रांस होता है उसमें अपोजिट साइड पे जो है वो सिमिलर ग्रुप्स बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। सिस में सेम साइड पे और ट्रांस में जो है अपोजिट साइड पे। तो इस वजह से आपका ये जो नॉर्मली है अल्कीन्स देते हैं, ठीक है।
अल्कीन्स देते हैं, और अल्कीन्स वो वाले अल्कीन्स देते हैं जिसमें आपके पास ग्रुप्स का डिफर आप कर सकते हो, यानी डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे 2 ब्यूटीन इसका आंसर है, तो अगर मैं 2 ब्यूटीन को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, बेसिकली 4 कार्बन होंगे और आपके पास इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। 2 ब्यूटीन है तो 2 के बाद आपने डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। अब फ्रेंड देखें यहाँ पर बेसिकली इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो है ना, इसकी पोजीशन जो है वो डिफर कर रही होगी आपके पास, ठीक है। अब मैं अगर इसके हाइड्रोजन ड्रॉ करूं तो यहाँ पर आपके पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर भी आपके पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 यानी कि एक और हाइड्रोजन आएगा, 4 वैलेंसी बैलेंस, बिल्कुल इस तरह यहाँ पर एक और आएगा। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं कि आपके पास एक जो है उसमें ये हाइड्रोजन कुछ इस तरह से लगे हुए, और आपके पास जो मिथाइल ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर अटैच है, ठीक है। ये जो कॉर्नर वाले हैं, ये वाले जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये आपके इस तरह से, ठीक है। इसी तरह एक और स्ट्रक्चर में बना सकता हूँ कि जिसमें आपके पास ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं और ये जो हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, ये ऑपोजिट साइड पे, मतलब एक मिथाइल इधर होगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन इस तरह आ जाएंगे, तो वो बेसिकली ट्रांस बन जाएगा, ये सिस बन जाएगा। और इस तरह जिसमें ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे ये वाले ग्रुप्स, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है ये आपका इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह क्रॉस में, तो वो आपका बेसिकली ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके कंपाउंड होते हैं, नॉर्मली जो अल्कीन्स होते हैं जिनमें इस तरह के ग्रुप्स मौजूद होते हैं आपके दोनों साइड पे, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपका ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जो है वो शो करते हैं, ठीक है। नॉर्मली डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स इसको शो करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है सिस और ट्रांस में, तो मैंने अभी आपको बताया कि सिस में आपके पास सिमिलर ग्रुप्स होते हैं, ट्रांस में अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास सी जो ऑप्शन है कि सिस हैव क्लोरीन एटम्स ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये सेम साइड वाला आपके पास सिस होता है और अपोजिट वाला ट्रांस होता है। नेक्स्ट आपके पास पूछ रहा है स्टूडेंट्स के नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है ग्रुप 2b और ग्रुप 3b के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स से डिफर कर रही होती हैं, चेंज होती हैं, ठीक है। इस वजह से वो होते तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं, क्योंकि उनमें जो आउटर मोस्ट शेल में डी सब शेल होता है आपका फिलिंग में, ठीक है, लेकिन वो होते तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, लेकिन प्रॉपर्टीज के डिफर करने की वजह से उनको हम नॉन टिपिकल कह देते हैं। उसमें आपके पास ये जो लिस्ट दी हुई है आपके पास ए बी सी और डी में से बेसिकली इसमें जो आपका जिंक है वो बेसिकली ग्रुप 2b का एलिमेंट है, ठीक है। ग्रुप 2b और ग्रुप 3b के नॉन टिपिकल होते हैं, ठीक है। इसकी आगे आ भी जाएगी कौन कौन से सारे अगले एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर जिंक है, ये आपका नॉन टिपिकल है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें ज्यादा है, तो स्टूडेंट इसमें जो आपका आंसर है वो बी है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें आप देखें तो आपके पास अगर Mn2+ को देखें, ठीक है, Mn2+ और Fe3+, तो इनके जो आपके पास नजर आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 है, ठीक है। तो इसके सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मैंगनीज +2 के, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर बी होगा। बाकियों के जो है चाहे आप जिंक के देख लें, जिंक के आपके पास 0 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास Fe2+ और Cr2+, Fe2+ के 4 हैं और इस तरह Cr2+3+, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 3+ होना चाहिए, Cr3+ के भी आपके पास जो है वो कम है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि बाइंडिंग एनर्जी की जो स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी आपके पास सिंपल वो एनर्जी होती है जो आपको किसी भी आपके जो भी एलिमेंट है उसको, जो आपका न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करने के लिए आपको जो नॉर्मली एनर्जी चाहिए होती है उसको आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके पास सी होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिफाई द टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब आपने नॉन टिपिकल देखे थे ग्रुप 2b और ग्रुप 3b, तो इसमें आपके पास जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है ग्रुप 2b के एलिमेंट्स और ग्रुप 3b ये सारे नॉन टिपिकल हैं, बाकी इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे वो टिपिकल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है इसमें आपने आपसे उसने टिपिकल पूछा है, तो ये देखें कैडमियम, मरकरी और यूट्रियम ये तीनों के तीनों नॉन टिपिकल हैं, तो इसका आंसर आपके पास नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि प्राइमरी रीजन क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो स्टूडेंट्स इसमें आपके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स रीजन है कि आपका जो मैग्नेटिज्म है वो बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिनिंग की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाता है। इस वजह से वो जो होते हैं जिनमें आपके पास पेयरिंग हो जाती है वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, ठीक है। और जिनमें अनपेयर्ड होते हैं
वो आपके पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट से कलर के बारे में पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपके पास आंसर है वो डीडी ट्रांजिशन एक फिनोमेना है, उसकी वजह से आपके पास कलर डेवलपमेंट होती है। अब बेसिकली डीडी ट्रांजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? बेसिकली डीडी ट्रांजिशन आपके पास एक फिनोमेना होता है कि जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और वो हायर एनर्जी स्टेट की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। तो जब वो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और बाकी जो रिफ्लेक्ट होती है वो आपको उनका कलर शो हो रहा होता है, ठीक है। जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी जो उनमें एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है, वो आपको उनका कलर शो हो रहा होता है। तो बेसिकली इस फिनोमेना को आप डीडी ट्रांजिशन कहते हैं और यही वजह है कि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली कलर्ड मिलते हैं, ठीक है। जितने भी टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर शो करते हैं, लेकिन जो आपके पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जैसे कि जिंक हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो हैं वो कलर शो नहीं करते, ऑल्दो दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें आपके पास कोवेलेंट रेडियस ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स ये हम पिछले भी टेस्ट में बात करते रहे कि आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ज्यादा होते जाएंगे आपका रेडियस कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा कोई भी एटम, तो इसका चांस है कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो क्योंकि ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रोटॉन मोर टाइटली उनको होल्ड कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मजीद करीब चले जाते हैं उनके, इस वजह से जो साइज है वो स्मॉल होता जाता है, ठीक है। तो इसमें उसने लार्जेस्ट पूछा है जिसका +2 चार्ज सबसे कम होगा। +2 का मतलब है उसने अभी 2 लॉस किए हैं, ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे +3 यानी 3 लॉस करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, तो जैसे जैसे आप वो ज्यादा लॉस करता जाएगा उसका जो रेडियस है वो कम होता जाएगा, तो इसलिए इसने लार्जेस्ट रेडियस का पूछा हुआ है, तो इसमें हमारे पास ए आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोडेंटेट लिगेंड। तो स्टूडेंट्स आपके पास बायोडेंटेट लिगेंड वो होती है कि जिसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है। अब आपके सामने जो साइनाइड है वो सिंपली आपके पास CN नेगेटिव को कहते हैं, ठीक है, इसमें भी आपके पास एक ही है। इस तरह अमोनिया वो न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, इसमें भी आपके पास एक ही है, लेकिन जो आपके पास ऑक्सिलेट है नीचे आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसमें आपके पास 2 हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास जो है 2 डोनर एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इस वजह से ये आपकी बायोडेंटेट लिगेंड है। अब स्टूडेंट्स लिगेंड बेसिकली क्या होता है इसका हम इंशाल्लाह देखते हैं आगे इसी एमसीक्यूज में देख लेते हैं 29 नंबर। तो इसमें उसने कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा हुआ है स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि जो सेंट्रल मेटल आपका एटम है, जैसे यहाँ पर निकिल है, वो जितने भी एटम्स वो जितने भी ग्रुप से आपके पास सराउंडेड होता है वो बेसिकली लिगेंड होते हैं, ठीक है, जिनको वो डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपके पास जो है यहाँ पर जो है क्योंकि वो 4 है, ठीक है, 4 कार्बोनाइल ग्रुप से सराउंडेड है आपका जो सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, निकेल, इसलिए जो है आपका इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपका डी होगा यानी कि 2, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो 4 जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है निकेल को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगेन ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया और जो आपके ग्रुप्स हैं 3 क्लोरीन हो गए और 3 ये हो गए, तो 3 और 3 6 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास उसने चार्ज पूछा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो स्टूडेंट्स आपने चार्ज जब भी कैलकुलेट करना है तो आपने याद रखना है कि न्यूट्रल में चार्ज 0 होता है। तो यहाँ पे ये अमोनिया है आपकी, ठीक है, लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका तो 0 होगा, ठीक है। क्लोरीन है इसका -1 होता है आपका, ठीक है, -1 × 3, तो आपके पास जो क्लोरीन पे आ रहा है -3 आ रहा है, और ये क्योंकि आपके पास इसको जो है वो बैलेंस करेगा तो कोबाल्ट पे आपका जो चार्ज होगा वो +3 होगा, क्योंकि यहाँ बाहर आपका चार्ज 0 है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कोबाल्ट -3 = 0, ठीक है, तो कोबाल्ट का जो आपके पास आएगा वो आपके पास 3 आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आपके पास ओवरऑल जो आपके पास चार्ज आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का वो आपके पास आ जाएगा +3, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास अच्छा यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो है वो तो आपके पास 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्लोरीन पे -3 है तो कोबाल्ट पे +3 आएगा तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली कोबाल्ट का चार्ज पूछना था, ठीक है, वो आपके पास जो है ये वाला आएगा सी, ठीक है, कोबाल्ट के ऊपर जो चार्ज होगा, लेकिन जो ओवरऑल चार्ज होगा वो आपके पास इसका ए नहीं बल्कि बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि कौन सी लिगेंड है जो कीलेट कॉम्प्लेक्स बना सकती है, ठीक है। तो कीलेट बनाने के लिए आपको या तो बाइडेंटेट लिगेंड चाहिए यानी जो एक से ज्यादा डोनर एटम्स हो जिसके पास, या ट्राइडेंटेट या उससे भी ज्यादा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपके पास डी होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी आपसे जो है वो पिछले 2 एमसीक्यूज में डिस्कस भी हुआ था कि
नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो लिगेंड्स बॉन्डेड होती है वो जितनी भी लिगेंड्स होगी वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो इसका आंसर आपके पास जो है वो बी होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है, उसने हाइब्रिडाइजेशन पूछी हुई है इसकी। तो स्टूडेंट्स इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास ए यानी कि sp3 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट नीचे आपके पास यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखें तो आपके पास जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है कार्बन की वो आपके पास पिग आयरन या कास्ट आयरन में होती है, तो इसका आपके पास आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका आईयूपैक नेम पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आईयूपैक नेम जो है स्टूडेंट्स वो, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड वाला जो है उसको चेन बनाना है, ठीक है, और दूसरा ये कि हमने डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करनी है, तो इस वजह से हम नंबरिंग अपनी यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और यहाँ पे आपका जो है 5 आ जाएगा। तो ये हमारी जो है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी, और 2 पे आपका इथाइल बॉन्डेड है ग्रुप, और 1 के बाद आपका जो है डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 इथाइल 1, और आपके पास क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन आपके पास आंसर आ जाएगा, तो इसका डी होगा। इसी तरह नेक्स्ट है, अच्छा स्टूडेंट्स इसमें अगर आप देखें तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनका जब भी आईयूपैक नेम आपसे पूछा जाए तो आपने सिंपली इनको ओपन करके लिख लेना है, ठीक है। अब मैं अगर इसको ओपन करूं, बेसिकली मैं इन दो जो कार्बन है उनको मैंने सिंपली कार्बन कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन में फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, और ये एक कार्बन आ गया आपके पास, ठीक है। अभी जो ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स बॉन्डेड है, ठीक है, यहाँ पर एक CH3 है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं फिर CH है, अच्छा फिर ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पर बॉन्डेड है, ब्रांच। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आपका जो है वो ब्रांचिंग में चीज है, ठीक है, ये ब्रांचिंग में आ गई, और आपका लास्ट वाला CH3, ठीक है। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन कंप्लीट करके, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स अब इसमें सबसे पहला काम क्या होता है आपके पास, आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल जो मेरे सामने चेन नजर आ रही है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो मेरे पास 5 की जो है वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इसके अलावा अगर कोई चेन ढूंढना चाहूँ, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास जो है यहाँ से अगर मैं ये वाली देखूं, ठीक है, ये वाली अगर मैं चेन देखूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो 6 की बन रही है, तो मैं लॉन्गेस्ट चेन ये वाली नहीं लूंगा 5 वाली, बल्कि मेरी लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो मेरे पास 6 कार्बन की होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा और इस तरह से नंबरिंग करूंगा कि लोएस्ट आपको नंबर मिले, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3, यहाँ पर 3 मिलेगा और इस वाले को 4 मिलेगा, ठीक है। अब एक तो ये तरीका मैं इस साइड से करूं, तो मेरे पास ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे लिखना पड़ेगा 3 3, और ये 4 पे अगेन एक मिथाइल ग्रुप है तो 3 3 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इस साइड से चलता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 2 3 3, और यहाँ पर क्योंकि 4 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं 4 4 मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको किस तरह से ये ट्रिकी पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 3 4 करता हूँ या 4 3 4 4 करता हूँ तो समेशन जो है मेरा 4 4 8 8 और 3 11 सम आ रहा है इसका, ठीक है, और इसका मैं करूँ तो 10 आ रहा है। तो मैंने किसको प्रायोरिटी देनी है कि मेरा जो नंबरिंग है वो लोएस्ट हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसको मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे लोएस्ट नंबर्स मिल रहे हैं, इसको कर रहा हूं तो ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं अपनी नंबरिंग जो है वो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा वो 3 3 4 वाला होगा, ना कि 4 3 3, ठीक है। तो 3 3 4 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं 1 2 और 3, तो 3 3 4 ट्राई मिथाइल, और आपके 6 कार्बन थे और सिंगल बॉन्ड था सिंपली, तो हेक्सेन आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास ये होगा। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजनेशन के बारे में पूछा है स्टूडेंट्स। अल्कीन और अल्काइंस में जब भी आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो उनका जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और आपके पास हाइड्रोजन दोनों साइड पे ऐड हो जाता है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली अल्केन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो कैटलिस्ट होते हैं वो प्लैटिनम भी होता है, प्लाडियम भी होता है, निकिल भी होता है, लेकिन स्टूडेंट जो निकिल होता है उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि प्लाटिनम और जो प्लाडियम है ये रूम पे हो जाता है इसके साथ रिएक्शन, ठीक है, लेकिन यूज तीनों हो सकते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है कौन सा इनमें से जो है मेथड वो अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो अल्काइल हैलाइड्स को जब हम जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl से रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास अल्केन बनता है, ठीक है, इससे तो बन सकता है। इसी तरह डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इससे भी बन सकता है, ठीक है, सोडा लाइम के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स को जब आप रिड्यूस करते हैं, ठीक है, वुल्फ किश्नर मेथड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपके पास अल्केन्स बन जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो स्टूडेंट जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है उससे आपके पास अल्केन्स नहीं बनते, बल्कि जब आप अल्कोहल्स को हाइड्रेट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस में या किसी और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो अल्कीन बनती है, ठीक है, डबल बॉन्ड यानी अल्कीन आपके पास बनता है। तो इस वजह से ये जो मेथड है ये यूज नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है क्लेमेंसन मेथड के बारे में। कीटोन जो है उसको हम रिड्यूस करते हैं अल्केन में, ठीक है, कीटोन की रिडक्शन का जो मेथड है उसको क्लेमेंसन मेथड कहते हैं, और जो अल्डिहाइड्स की रिडक्शन है उसको वुल्फ किश्नर मेथड कहते हैं। जो क्लेमेंसन मेथड है उसमें आप कौन कौन सा जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो आप बेसिकली जो ए ऑप्शन है वो आप एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, नीचे आप रिएक्शन में देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि व्हेन concentrated solution of sodium or potassium salt of monocarboxylic acid is electrolyte। स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है, यानी कि कोल्ब्स मेथड की आपके पास बात हो रही है, ठीक है। तो कोल्ब्स मेथड जो होता है उसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो गैस रिलीज होती है एनोड पे, ठीक है, तो एनोड पे आपके पास जो रिलीज होती है वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसको हम नीचे देख भी लेते हैं। ये आपके पास सिंपली एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ ये फ्री रेडिकल बना, ठीक है, फ्री रेडिकल से फर्दर आपके पास जब रिएक्शन हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये आपके पास यहाँ से बेसिकली ये CO2 जो है वो बन जाती है, ठीक है, ये आपका मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाता है ये साइड, और जो आपके पास ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाती है एनोड पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास CO2 होगा एनोड पे। नेक्स्ट आपके पास जो है सोडियम एसिटेट के बारे में पूछ रहा है कि जब उसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट किया जाता है। सोडा लाइम बेसिकली इन दोनों का मिक्सचर होता है। फ्रेंड्स ये नीचे आपके पास रिएक्शन दिया हुआ भी है, तो जब हम सोडियम एसिटेट को ट्रीट करेंगे इसके साथ, स्टूडेंट क्या होगा बेसिकली, ये जो आपका यहाँ से ये मिलके आपके पास सोडियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है, Na2CO3, ठीक है, यहाँ तक सॉरी, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा ये होगा कि ये जो आपका पार्ट है ना, ये पार्ट आपका सोडियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, और जो रिमेनिंग है CH3 और ये H मिलकर बेसिकली आपके पास क्या बना देगा, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि अल्केन है, ठीक है, तो ये आपके पास CH4 यानी कि मीथेन प्रोडक्ट आपको देगा। नेक्स्ट आपके पास है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। फ्रेंड्स हेलोजिनेशन जब आप अल्केन्स की करते हैं तो वो इंटरमीडिएट आपका जो बनता है वो बेसिकली फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास C होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि वो ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है अल्केन्स की रिएक्टिविटी के बारे में। स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके पास स्टेबल होते हैं और हायर एनर्जी होनी चाहिए ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो C स्टेटमेंट है वो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है इथेन इज फाउंड व्हेन डैश इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ KOH हाइड्रोजीन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, और जो KOH और हाइड्रोजीन है ये बेसिकली जो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं जब आपके पास जो है वुल्फ किश्नर मेथड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वुल्फ किश्नर मेथड। और वुल्फ किश्नर मेथड में स्टूडेंट्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अल्डिहाइड्स को रिड्यूस किया जाता है, तो आपके पास क्योंकि वो बात कर रहा है इथेन की, ठीक है, तो जो अल्डिहाइड आप यूज करेंगे वो भी आप 2 कार्बन वाला यानी एथेनल आप यूज करेंगे, B वाला, ठीक है। प्रोपेनल से आपके पास जो है वो इथेन नहीं बनेगा, ठीक है, बल्कि वो प्रोपेन बनेगा। तो आप जब एथेनल को रिड्यूस करेंगे, नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपके पास एथेनल है, ये रिडक्शन होगी और आपके पास इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, KOH और हाइड्रोजीन, इसको हम वुल्फ किश्नर मेथड्स भी कहते हैं, और आपके पास जो है वो इथेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा देखें तो आपके पास ये CH3 तो एज इट इज रहा है, ठीक है, ये CH3 आपके पास एज इट इज है। अब रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हाइड्रोजन आपका ये बेसिकली यहाँ पर ऐड होगा, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो आपका ये जो है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन ये ब्रेक हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो आप ज़हन में रखें कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी आपके पास होती है 4। अब यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। स्टूडेंट्स अभी हमारे पास कार्बन की वैलेंसी बच गई है 2, ठीक है, अब हमने उसकी वैलेंसी को 4 करना है। अब 4 किस तरह करेंगे कि यहाँ पर तो आपके पास 2 मजीद हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, CH है ना, तो जब 2 मजीद आ जाएंगे तो CH3 हो जाएगा, और वो आपका बेसिकली मेन प्रोडक्ट जिसको हम इथेन कह रहे हैं वो आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑक्सीजन हमने निकाला था और इधर आपके पास जो 2 हाइड्रोजन थे वो इधर आ गए ना,
तो आपके पास जो ऑक्सीजन और H2 है वो मिलके आपके पास बेसिकली वाटर बना रहे हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है कि विच स्टेप इन द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू रेडिकल एंड अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोपेगेशन स्टेप होता है जिसमें आपके पास क्या होता है, न्यू रेडिकल बनता है, न्यू फ्री रेडिकल, और आपके पास प्रोडक्ट भी साथ साथ बन रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ मीथेन। तो स्टूडेंट, मीथेन की जब कंप्लीट कंबशन होती है तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर वो आप ऑक्सीजन लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाती है, तो आपके पास जो है कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसका आपके पास जो आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि वो पूछ रहा है क्या बनता है जब एन प्रोपाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है, सिंपली यहाँ पे क्लोराइड कर लें, एक ही बात है। अच्छा, अब ये आपके पास एन प्रोपाइल क्लोराइड है, इसको जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कीन बनेगी, क्योंकि जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ अल्काइल हैलाइड्स को रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली उस रिएक्शन को हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन स्टूडेंट, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो तो आपने रिएक्शन का जो नाम है वो बड़े गौर से समझना है। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, हैलोजन भी रिमूव होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक तो आपका ये हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी है मैटर नहीं करता, ठीक है, हैलोजन होगा कोई ना कोई, एक तो हैलोजन ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है, और एक आपका जो है स्टूडेंट्स वो हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अब एक हैलोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन। अब वो जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें अल्फा और बीटा हाइड्रोजन को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट, जिस कार्बन के साथ हैलोजन बॉन्डेड है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो अगला होता है वो बेसिकली होता है बीटा। ठीक है, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन रिमूवल होगा वो अल्फा से नहीं होगा बल्कि आपका बीटा से होगा। ठीक है, एक तो ये हैलोजन रिमूव हो जाएगा ना, ये हैलोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्लोरीन या ब्रोमीन, और एक आपका जो रिमूव होगा वो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा और इधर से एक हैलोजन रिमूव होगा, ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो आपके पास पूरी नहीं रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास ये जो कार्बन है, ठीक है, ये हैलोजन जब निकल गया यहाँ से, ये वाला निकल गया, आपके पास कार्बन की 2 और एक 3 वैलेंसी इधर बचेगी। ठीक है, ये तो आपके पास कट गया ना, ये खत्म हो गया। ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ पर आपको बताऊं तो बेसिकली ये जो है आपका, ये तो निकल जाएगा। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब जो कार्बन की वैलेंसी आप गिने, 2 हाइड्रोजन और एक ये 3 इस कार्बन की गिने, जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इधर CH बच जाएगा ना, तो 1 2 और एक हाइड्रोजन इधर होगा 3। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इन दोनों कार्बन की जो वैलेंसी है वो 3 हो गई है। ठीक है, अब हमने तो 4 करनी है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो डबल बॉन्ड से वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो आपके पास होता है वो प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन वाला। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ से हैलोजन रिमूव होगा, इसके साथ से इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 3 हो जाएगी। अब उस 3 को हमने 4 करना है, तो यहाँ पर बेसिकली वो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम जो है अल्कीन जो है वो कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ से हैलोजन रिमूव हुआ था वो के साथ मिलके आपका KCl या KBr बना देगा। अगर क्लोराइड है तो KCl बनेगा, और साथ आपका जो है जो हाइड्रोजन इधर से रिमूव हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, ठीक है, वो हाइड्रोजन और ये वाला जो OH है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिलके आपके पास क्या बनाते थे स्टूडेंट्स? वाटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक दफा इसको गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी आपका कोई अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है, ये चीज ध्यान में रखें, अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कीन बनता है, और जो रिएक्शन है उसको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं, यानी आपका हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों रिमूव होंगे। अब हैलोजन तो आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, यहाँ से जो है अगर मैं इसको इरेज कर दूं फिलहाल, ये आपका जो हैलोजन है स्टूडेंट बेसिकली, ये तो यहाँ से सिंपली रिमूव हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जो है वो आपका बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, यानी जो बीटा कार्बन के साथ है, ये तो अल्फा कार्बन है ना क्योंकि हैलोजन के साथ बॉन्डेड है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब जब हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों रिमूव हो जाएंगे, इन दोनों कार्बन की वैलेंसीज जो है 3 हो जाएंगी। हमने इसको 4 करनी है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपका रिजल्टिंग प्रोडक्ट अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोपीन बन गया। ठीक है, और बाकी जो आपके पास हैलोजन रिमूव होगा वो पोटेशियम के साथ मिलेगा, KCl या KBr बनाएगा, और आपका जो H और OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो रिमूव हुआ, ठीक है, जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ और जो आपका यहाँ से OH था वो मिलके आपके पास वाटर बना देगा। नेक्स्ट आपके पास है व्हेन डैश अंडरगोस डीहाइड्रोजन विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोपीन इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जो अल्कोहल होते हैं जब उनको डिहाइड्रेट किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने अभी बात की कि आपको रिएक्शन का नाम बड़े गौर से देखना है।
डिहाइड्रेशन, डी स्टूडेंट्स कहते हैं रिमूवल को, हाइड्रेशन कहते हैं हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा से निकला है, हाइड्रा कहते हैं वाटर को, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। स्टूडेंट जब भी डिहाइड्रेशन हम करते हैं अल्कोहल्स की, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो आपके पास अल्कीन बनती है, ठीक है। अब वो डिहाइड्रेटिंग जो डिफरेंट तरह के यूज होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, आपके पास फास्फोरिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के आपके पास जो है वो कैटलिस्ट यूज होते हैं या डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज होते हैं अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब किसकी डिहाइड्रेशन? अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से बेसिकली अल्कीन्स बनते हैं, ठीक है। अब नीचे ऑप्शंस में देखें, वो बात करें प्रोटीन की, ठीक है। अब एथेनॉल तो आपके पास 2 कार्बन वाला है ना, तो इससे प्रोटीन तो नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन जो आपके पास है अपना 2 प्रोपेनॉल, अब 2 प्रोपेनॉल की जब आप डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन बनेगी। अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं इसको अगर ड्रॉ करूं ओपन करके थोड़ा, ठीक है, ये 2 प्रोपेनॉल है, यानी कि यहाँ कार्बन 2 पे आपके साथ अल्कोहल ग्रुप आएगा, ये कार्बन 2 है, और यहाँ पर आपके पास जो है कुछ इस तरह से है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके पास होना क्या है? डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर निकलना है इसमें से, माइनस वाटर में अगर इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एजेंट आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, वो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो माइनस H2O होना है स्टूडेंट्स बेसिकली। अब वाटर माइनस कैसे होता है इन रिएक्शंस में स्टूडेंट्स? जो आपका अल्कोहल होता है बेसिकली उसमें OH ग्रुप तो होता है ना, ठीक है। तो एक तो यहाँ से ये OH ग्रुप आपका निकलेगा, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ। एक यहाँ से स्टूडेंट्स आपका जो है ये वाला ग्रुप निकलेगा, ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट जब ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका, यहाँ से ये OH ग्रुप निकल गया आपका, ठीक है। अब जब ये बॉन्ड आपका यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है वो आपके पास जो है वो 3 हो जाएगी ना, ठीक है। और मैंने बताया था डिहाइड्रेशन हो गई यानी वाटर रिमूव होगा, यानी कि आपके पास एक हाइड्रोजन जो है, सॉरी, आपके पास, हाँ, OH यहाँ से रिमूव हुआ और एक हाइड्रोजन मजीद रिमूव होगा, तो H और OH जो है वो आपके पास अल्टीमेटली वाटर बना रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन आपके पास जो है मजीद रिमूव होगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और वो हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकलेगा, यानी कि यहाँ पर CH2 बच जाएगा, ठीक है। अब वो जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स आपका, वो आपके पास यहाँ से निकल जाएगा, सिंपली रिमूव हो जाएगा, और आपके पास इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो भी आपके पास जो है, जब 2 हाइड्रोजन बन जाएगी और इधर 3 वैलेंसी इसकी भी हो जाएगी, और इसी तरह इस कार्बन की वैलेंसी 1, 2 और 3 हो जाएगी। तो जब 2 कार्बन की वैलेंसीज 3 हो जाती हैं तो वो सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे हमने पिछले रिएक्शन में देखा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर आपके पास जो है इस जगह पे आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। और वाटर H और OH, एक H यहाँ से रिमूव हुआ था और OH ये मिलके आपके पास वाटर बना देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंपली आपके पास इस तरह से रिएक्शन होगा, अल्कोहल से आप वाटर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक तो OH अल्कोहल में होता है, ठीक है, एक OH निकलेगा और एक आपके पास जो है वो हाइड्रोजन जो है माइनस होगा, ठीक है, तो वो मिलके वाटर बना देंगे, इसका डिहाइड्रेशन होगी, और आपके पास रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो है वो आपके पास अल्कीन बनेगा, जहां जहां से आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होगा और जहां से आपके पास OH रिमूव होगा, ठीक है, वहां पे उन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट होगा टू सेटिस्फाई द वैलेंसी व्हिच इज 4। नेक्स्ट उसने डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स का पूछा हुआ है, तो मैंने जिक्र किया था कि आपके पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड H2SO4 ये दोनों यूज हो सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास बोथ A एंड D होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, वो पूछ रहा है कि कौन सा रिएजेंट यूज होता है डीहैलोजिनेशन के लिए। स्टूडेंट जब डीहैलोजिनेशन होती है तो उसमें आपके पास डाइहैलाइड्स की वो बात कर रहा है कि जब डाइहैलाइड्स की आप डीहैलोजिनेशन करते हैं स्टूडेंट्स, उससे भी आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होता है वो आपके पास अल्कीन बनती है, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट इसमें आपके पास जो एजेंट यूज होता है वो बेसिकली जिंक डस्ट यूज होता है, ठीक है। इसका आपके पास जो आंसर है वो बी होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई भी डाइहैलाइड मिसाल के तौर पर मैं लिख दूं, ठीक है, डाइहैलाइड मतलब उसमें 2 हैलोजन एटम्स होंगे, ठीक है। अब ये आपके पास एक डाइहैलाइड हो गया, मैं इसकी वैलेंसी बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसकी भी 4 होगी आपके पास वैलेंसी, इसकी भी 4 होगी, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया इसका जो रिएक्शन होता है वो आपके पास होता है जिंक के साथ, ठीक है। अब स्टूडेंट जब आपके पास ये रिएक्ट करेगा तो बेसिकली होगा ये कि डीहैलोजिनेशन है इसका नाम, आपने नाम को गौर से पढ़ना है, डीहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड्स। अब विसनल डाइहैलाइड्स कहते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन्स पे हैलोजन्स होते हैं, यानी साथ साथ, तो ये एक विसनल डाइहैलाइड है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो 2 आपके हैलोजन्स हैं ये आपके रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है।
ये आपके जब रिमूव हो जाएंगे यहाँ से या खत्म हो जाएंगे तो आपके पास जो दोनों कार्बन हैं उनकी वैलेंसीज क्या बचेगी, 3 3 बचेगी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 और 3, इस तरह इसकी भी 3। अब मैंने बताया कि जब भी कार्बन की वैलेंसी 3 3 आ जाए इस तरह के केस में, तो उन दो कार्बन के दरमियान उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली CH2 और ये भी CH2 और दरमियान में डबल बॉन्ड, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से कुछ बनेगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और जिंक और जो आपके दो क्लोरीन निकले वो मिलके जिंक क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स का मेथड पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। ठीक है, ये तो मेथड नहीं है, तो ये जो जब डीहैलोजिनेशन होती है टेट्राहेलाइड्स की तो वो आपके पास अल्काइन बनता है ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास स्टूडेंट्स जब आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं, ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स की, तो आपके पास अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से आपके पास जो है अल्कीन बनती है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। ठीक है, इससे भी आपके पास अल्कीन बनती है स्टूडेंट्स। और जो डी है आपका, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आपके पास अल्केन बनता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका यहाँ पर एक मिस्टेक है छोटी सी, बेसिकली यहाँ पर मैंने अल्काइल हैलाइड्स लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन फिलहाल जो है वो ठीक है। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अल्काइल हैलाइड्स जब हम करते हैं तो हमारे पास अल्कीन बनती है, और पार्शियल हाइड्रोजनेशन अल्काइन सी करते हैं तो उससे भी हमारे पास अल्कीन्स बनती है। तो बी और सी जो है, ठीक है, बी और सी दोनों ऑप्शन इसके ठीक है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, यहाँ पर इस MCQ में मैं एक ऑप्शन को मैंने चेंज करना था लेकिन मैं मिस्टेकनली चेंज नहीं हो सका। ठीक है, लेकिन इसके बी और सी दोनों ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr। ठीक है, यानी HBr से जब प्रोपीन रिएक्ट करता है आपके पास तो जो प्रोडक्ट बनती है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपके पास नीचे स्टेप देखें, ये मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है इसमें। जब आपके पास एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में आप रिएक्शन करवाते हैं तो ये सबसे पहले क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पे अटैक करता है। जब ये अटैक करता है तो इसके साथ क्या होता है कि ये ब्रोमीन जो है ये ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेपरेट आउट हो जाता है, और आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपके पास अब यहाँ पर आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डबल बॉन्ड ने इस पे अटैक किया, तो अटैक करने का ये मतलब है कि ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे CH2 था तो वो CH3 बन गया, CH3 बना तो ये डबल बॉन्ड अब ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो सकती है। ठीक है, अगर इधर डबल बॉन्ड ही लगा रहेगा तो वो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पर आके ये जुड़ जाएगा सिंपली। तो ये आपके पास आप देखें तो हमारे पास जो कार्बन की वैलेंसी है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, इस कार्बन की भी और इस कार्बन की भी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कार्बन की जो वैलेंसी थी वो 3 थी। ठीक है, और प्लस चार्ज था। अब यहाँ पर देखें तो इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है और इस वाले की भी 4 वैलेंसी है। तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेसिकली 2 पोजिशन पे है ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो आपका प्रोपेन बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास बी है। और इसके लिए जो हमने रूल यूज किया मार्कोनिकव्स रूल, मार्कोनिकव्स रूल आपको ये कहता है कि जो आपका नेगेटिव रिएजेंट है स्टूडेंट्स, बेसिकली नेगेटिव रिएजेंट उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसमें हाइड्रोजन लेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो आपको नहीं पता कि ये जो आपका ब्रोमीन है ये आपका इसके साथ अटैच होगा या इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे भी तो अटैच हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन आपने नेगेटिव रिएजेंट हमेशा उस साइड पे अटैच करना है जहां पर हाइड्रोजन लेस हो या मिथाइल ग्रुप ज्यादा हो। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है, या तो हाइड्रोजन लेस हो या मिथाइल ग्रुप ज्यादा हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लेस इस वाले कार्बन के साथ है, इसका ये मतलब है कि आपका जो ब्रोमीन है वो आपका यहाँ पर आके अटैच होगा। ठीक है, और आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पर अटैच होगा दूसरी साइड। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को किसके साथ ट्रीट करें तो अल्कोहल बनेगा स्टूडेंट्स। तो आपका जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इसको जब आप वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो आपका अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी होगा, नीचे आपका रिएक्शन भी दिया हुआ है। अच्छा, नीचे उसने पूछा है कि अल्कीन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होता ही है कि जब अल्कीन को आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, सॉरी प्रेसिपिटेट नहीं, उसका जो कलर होता है रेड ब्राउन कलर वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो उससे कंफर्म हो जाता है अनसेचुरेशन का। ठीक है, तो इससे हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपके पास ए यानी कि ब्रोमीन होगा।
नेक्स्ट है बेयर्स रिएजेंट। स्टूडेंट बेयर रिएजेंट बेसिकली आप कहते हैं अल्कलाइन के MnO4 को, ठीक है। ये भी आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है एल्कीन्स की। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्रोमीन वाटर का जिक्र किया कि उसका रेड ब्राउन कलर जो है वो चेंज हो जाता है कलरलेस में। इसी तरह इसका पिंक कलर जो होता है KMnO4 का, वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, जब आप बेयर्स रिएजेंट ऐड करते हैं एल्कीन्स के साथ। और ये भी एक अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए, यानी इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं आप, बेयर्स रिएजेंट और दूसरा ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब प्रोटीन रिएक्ट करेगा ओजोन से तो क्या प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स। नीचे आप रिएक्शन देखें इसमें, ठीक है। ये आपका बेसिकली प्रोटीन है, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ओजोन के साथ रिएक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें सिंपली आपका ये होगा कि जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, आपका बेसिकली ओजोनालाइसिस जो रिएक्शन होता है, यानी कि ओजोन के साथ जो रिएक्शन होता है, उसमें होता ये है कि जहां पर आपका डबल बॉन्ड है उसको आपने लोकेट करना है और उसको आपने ब्रेक करना है, ठीक है, और ऑक्सीजन दोनों साइड पे उसकी ऐड अप कर देना सिंपली, ठीक है। अब देखें इस डबल बॉन्ड के इस साइड आपके पास ये है, ठीक है, और यहाँ पर आपका CH2 है। आपने डबल बॉन्ड सिंपली ब्रेक करके दोनों साइड पे ऑक्सीजन को ऐड कर देना है, ठीक है। ये अगर आप इस स्टेप को स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब CH3CH यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। जब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो एक अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर CH2O, ठीक है, यहाँ पर भी जब एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, CH2O, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आपने सिंपली ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स को ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपका डबल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, उस डबल बॉन्ड को दोनों साइड पे आपने ऑक्सीजन ऐड करना है, और इस तरह से आपका प्रोडक्ट जो है वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। यानी इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आपने एक ऑक्सीजन इस साइड ऐड कर दिया, एक यहाँ पे ऐड कर दिया, और आपके प्रोडक्ट्स पता चल जाए। तो इसका जो आंसर है वो आपका एसिटाल्डिहाइड और मेथनॉल, ठीक है, यानी एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड। मेथनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है, कॉमन नेम। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल रैपिंग के लिए क्या यूज होता है स्टूडेंट। तो इसमें आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू इथीन जो है वो आपका यूज किया जाता है, ठीक है। आजकल जो आपके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, अक्सर आपने नोट किया होगा बाजार से जब आप ऐसे फ्रूट्स लाते हैं जो कि किसी बॉक्स में पैक होते हैं, तो उसमें एक जो है वो सैकिट टाइप पड़ी होती है, तो वो जो सैकिट होती है वो भी बेसिकली इथीन की होती है, वो उनकी रैपनिंग के लिए यानी उनको पकाने के लिए यूज होती है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास अल्काइंस कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अल्काइंस की प्रिपरेशन का उसने पूछा है, तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो इससे तो आपके पास अल्कीन बनती है, ठीक है। फिर डीहैलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहैलाइड्स, ठीक है, इससे भी आपके पास विस्नल डाइहैलाइड्स की डीहैलोजिनेशन करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर अल्कीन बनती है। फिर डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड, इससे आपके पास फ्रेंड्स अल्काइन बनता है, कि जब आप टेट्राहैलाइड्स को हैलोजेंस रिमूव कर देते हैं तो आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है अल्काइन बनता है, ठीक है। और हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, जिससे आपके पास जो है वो अल्काइन नहीं बनता बल्कि आपके पास अल्केन बनता है। अच्छा, सी इसका आंसर है। इसको हम अगर थोड़ा सा देखें, ये आपके पास एक टेट्राहैलाइड है, ठीक है, 4 हैलोजेंस है ना इसमें। अब इसको आपने उसी तरह से जिंक 10 के साथ रिएक्ट किया। जब आपने इसको रिएक्ट किया स्टूडेंट्स, तो आपके पास रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट होगा वो अल्काइन होगा, ठीक है। अब होगा ये कि पहले इसने सिंपली इन दो को रिमूव किया। जब इन दो को रिमूव किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपके पास 3 हो जाएगी, ठीक है। तो उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन इसके साथ मिलकर जिंक ब्रोमाइड बन गया। अगेन रिएक्शन होगा इसका। जब अगेन रिएक्शन होगा तो आपके पास अगेन ये जो 2 ब्रोमीन बच के थे, ठीक है, ये अगेन जिंक ब्रोमाइड बना देंगे। और आप कार्बन की वैलेंसी अगर हम देखें तो दोबारा से जब ये ब्रेक हो जाएगा तो 2 और 1 3 होगी है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक और बॉन्ड आएगा तो उसकी वैलेंसी दोनों की सेटिस्फाई हो जाएगी 4 4, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से आपका अल्काइन बन जाएगा। नेक्स्ट है एसीटोन को प्रिपेयर कर सकते हैं बेटरीन डैश विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास सी है, यानी कि प्रोपाइन। कि जब आप अल्काइंस को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, यानी कि आपका एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। तो इसमें हम रिएक्शन देखें स्टूडेंट्स, उसी तरह से मार्कोनिकव रूल के मुताबिक रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको आप सिंपली ओपन करके लिखें, ठीक है। अब ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो मैंने आपको ये बताया था मार्कोनिकव रूल ये कहता है कि जो आपका नेगेटिव है वो अटैच होगा उस कार्बन के साथ जिसमें कम हाइड्रोजन एटम से। अब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड पे आप देखें तो ये कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास एक है, तो इसका ये मतलब है आपका जो OH अटैच होगा वो आपका इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगा, और जो हाइड्रोजन है वो आपका यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। अब जब ये अटैच होंगे,
ठीक है। तो आपका एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जब अटैच होंगे तो वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हमें एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये OH अटैच होगा, यहाँ पर अगर मैं OH लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए वैलेंसीज की 3, 4 और 5 हो गई है, इसका मतलब ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा। इस तरह यहाँ से भी हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो वैलेंसी उसकी अनबैलेंस हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा, ये डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा सिंपली। ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन के साथ हमने एक रिएजेंट ऐड किया है, इसके साथ नेगेटिव रिएजेंट ऐड किया है, इसके साथ पॉजिटिव रिएजेंट ऐड किया है, तो इन दोनों के दरमियान का जो एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो वैलेंसीज बैलेंस हो गई है। अच्छा, अब यहाँ से फर्दर कुछ रीअरेंजमेंट होती है वो इस तरह से कि ये जो आपका यहाँ से ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला, ये बॉन्ड आपका ब्रेक करता है और यहाँ पर ये इधर आके ये डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और ये आपका जो है जब ये बॉन्ड यहाँ से मिलके इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो अगेन जब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से और इधर डबल बॉन्ड बन गया, अगेन कार्बन की वैलेंसी 2 और 2 4 प्लस 1 5 होगी। इसका मतलब है ये बॉन्ड यहाँ से मजीद दोबारा ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तब वैलेंसी जाके आपके पास कार्बन की जो है वो 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब जब वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अब बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, तो ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये CH3 बन जाएगा, और ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये यहाँ पर जुड़ के आपके पास डबल बॉन्ड बना देगा, तो रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट है वो आपके पास एक कीटोन बन रहा है और आपके पास यानी कि एसीटोन बन रहा है जो कीटोन है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली आपके पास प्रोपाइन है। ठीक है, जब आप प्रोपाइन को वाटर से रिएक्ट करते हैं तो आपके पास जो है एसीटोन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद डैश ग्लाइकोल इज फॉर्म्ड। स्टूडेंट, जब आपका एसिटाइलिन रिएक्शन करता है बेयर्स रिएजेंट यानी कि अल्कलाइन के NH4 के साथ तो आपका ग्लाइकोल बनता है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। ये नीचे आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, सिंपली एक ऑक्सीडेशन होती है इसकी, ठीक है, और आपके पास जो है रिजल्टिंग कुछ रीअरेंजमेंट के बाद ग्लाइकोल बनता है। नेक्स्ट है कि एसिटाइलिन को जब कॉपर ट्यूब से पास किया जाता है तो पॉलीमराइज होकर वो क्या बनता है। स्टूडेंट, इसका आंसर जो आपके पास ए बेंजीन है, नीचे आप देख भी सकते हैं कि जब एसिटाइलिन को पॉलीमराइज किया जाता है, पॉलीमराइज से मुराद ये है कि बहुत सारे एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीमराइज होकर आपके पास बेंजीन बना देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि एसिटाइलिन इन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट गिव्स। स्टूडेंट, जब आपका एसिटाइलिन रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, यानी कि अमोनिकल सॉल्यूशन का ये मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होगा। स्टूडेंट्स, आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाइलाइड्स बनता है, यानी आपका सिल्वर एसिटाइलाइड बन जाएगा। यहाँ पर जो एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन है, ठीक है, इन दो की जगह आपके पास सिल्वर सिल्वर आ जाएगा और उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अ केमिस्ट वांट्स टू सेपरेट अल्काइन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अल्काइन एंड अल्कोहल, ही शुड ऐड। अब आपके पास अल्काइन को सेपरेट करना है, ठीक है, अल्कोहल और अल्काइन के मिक्सचर से। तो स्टूडेंट्स, आप जब इसको रिएक्ट करेंगे, किसी एसिटाइलाइड बनाएंगे तो वो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, तो आप अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड ये भी कर सकते हैं और सिल्वर नाइट्रेट दोनों कर सकते हैं। इन दोनों से आपके पास प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, इससे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, इससे आपके पास रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, नीचे रिएक्शन भी दिया हुआ है, देखें, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ ये प्रेसिपिटेट बनेंगे, सिल्वर के साथ ये प्रेसिपिटेट बनेंगे व्हाइट एसिटाइलाइड्स, और इन एसिटाइलाइड्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, अच्छा, और फिर जब आपके ये प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, अगर आपने इनको रीजनरेट करना है यानी दोबारा से अल्काइन बना प्रोड्यूस करना है, तो आप सिंपली किसी मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट कर देंगे और देखें आपके पास दोबारा से ये जो है रीजनरेट हो गया आपका एसिटाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट वो पूछ रहा है डैश इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नियोप्रीन रबर। तो स्टूडेंट, इसका जो आपका आंसर है वो बेसिकली इथाइन है, कि एसिटाइलिन या इथाइन, एसिटाइलिन को हम यूज कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस रबर। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो रिएक्टिविटी है वो आपके पास इथीन की होती है। ठीक है, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड जब होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो इस वजह से आपका जो अल्कीन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अल्केन्स अल्कीन्स और एल्काइंस में से। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपने अल्कीन बनाना है, अल्केन ने, तो केमिस्ट क्या कर रहा है, सबसे पहले उसको जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बना रहा है। अब उसको फर्दर ट्रीट किससे करेंगे, तो स्टूडेंट्स, आपने क्योंकि अल्कीन बनाना है, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड आपके पास मौजूद है, ठीक है, उसने बताया मैं अल्काइल हैलाइड बना ली है, तो स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड का जब आप रिएक्शन करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपकी अल्कीन बनती है, तो इसका जो आंसर होगा ए अल्कोहलिक KOH होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आपका एसिटाइलिन रिएक्ट करता है HCN के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो नीचे आपको रिएक्शन दिया हुआ है, जब आपका ये एसिटाइलिन इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, HCN के साथ,
तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एक्रेलियोनाइट्राइल होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका जो है वो बनेगा सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, अच्छा, ये मार्कोनिकस रूल के बारे में है कि अगर आप HI को ऐड करेंगे 1 ब्यूटीन में, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव रिएजेंट है वो डबल बॉन्ड के उस साइड पे ऐड होता है जहां पर आपके कम हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो हाइड्रोजन्स कम है वो यहाँ पर है, तो आपका यहाँ पर आयोडीन ऐड होगा, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। स्टूडेंट्स आपका 2 आयोडोब्यूटेन बनेगा, ठीक है, यानी सेकंड पोजीशन पे आपका आयोडीन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास बी होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम मैलिएट। तो स्टूडेंट जब आप मैलिक एसिड से सोडियम मैलिएट या पोटेशियम मैलिएट बनाते हैं और उसका आप इलेक्ट्रोलिसिस फर्दर करते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइन बनता है, ठीक है। नीचे आपके पास दिया हुआ भी है सारा इसका मैकेनिज्म वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया आपने तो आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बना, ठीक है, यहाँ से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगी और जब ये बॉन्ड ब्रेक हुए तो आपके पास 2 और 1 3 वैलेंसी थी, तो 3 वैलेंसी है दोनों कार्बन्स की, तो एक एडिशनल बॉन्ड इधर आ जाएगा और आपके पास वैलेंसी बैलेंस हो जाएगी और ये आपके पास इथाइन या एसिटाइलिन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास निकल जाएगी। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टेस्ट था वो यहाँ तक ही था। उम्मीद करता हूँ आपको इस टेस्ट की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।